वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर ली थी परिणामी तीव्रता जो कि I1 प्लस I2 प्लस रूट टू रूट I1 रूट I2 cos k डे। ठीक है, कब? जब हमने दोनों की कलाओं को कैसा मान लिया था, बराबर मान लिया था, उस स्थिति में। ठीक है, ये दोनों की अध्यारोपण की वजह से क्या आई हमारे पास, परिणामी तरंग आई। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट पॉइंट डालना इसी में ही, समकोषी व्यतिकरण। समकोषी व्यतिकरण और इधर देखो, चूंकि समकोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर जो होगा, समकोषी व्यतिकरण के लिए, समकोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होगा वो पथांतर कितना होता है, डेल्टा इक्वल टू या तो 0 हो या लैम्बडा हो या 2 लैम्बडा हो, 3 लैम्बडा हो, इस तरह से हो। लैम्बडा के पूर्ण गुणज में होगी तभी तरंग एक दूसरे पर क्या होती हुई जाएगी, अध्यारोपित होती हुई जाएगी। यानी कि हम इसको n लैम्बडा लिख सकते हैं, जहां n इक्वल टू कितना, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से होना चाहिए पथांतर, डेल्टा इक्वल टू, तब समीकरण 7 से, तब समीकरण 7 से 7 ये है। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस में 2 रूट I1 रूट I2। ठीक है, कॉस ये कितना होता है, k इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा। डेल्टा की वैल्यू हमने रिप्रेजेंट कर दी किससे, n लैम्बडा से। तो लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 रूट में I2 और कॉस में कितना आ जाएगा, ये 2 पाई n। तो कॉस में 2 पाई n का मान 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो वो 2 पाई का पूर्ण गुणज में आएगा। तो कॉस 2 पाई, कॉस 0, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई, सभी की वैल्यू होती है 1। चूंकि कॉस 2 पाई n है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, जब n इक्वल टू कितना हो, 0 1 2 3 ये है, जहां n इक्वल टू कितना है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहां पर I इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, I1 प्लस I2 प्लस में 2 रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 और ये 1 हो गया। ठीक है, माना जो दोनों तरंग हैं I1 और I2, तो हमने मान लिया कि दोनों की जो तीव्रता है वो समान है। मान लिया कि I1 और I2 बराबर है, उस स्थिति में I0 उसकी तीव्रता हमने मान ली बराबर I0 के हैं, तब I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I0 प्लस I0। ये ऐसे करते हैं, पहले ऐसे कर लेते हैं, इसको मानेंगे, इसको लिखें। ये क्या बन रहा है, पहले I इक्वल टू I1 प्लस I2 रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इससे लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं, माना I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0, तीव्रता दोनों की समान मान ली, तब स्थिति में ये कितना हो जाएगा, I0 का होल स्क्वायर यानी कि रूट I0 का 2 टाइम्स हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी कि 4I0। कितना हो जाएगा ये, 4I0। जो तीव्रता आएगी इस स्थिति में I0 का 4 गुना, मतलब मैक्सिमम आएगी। कितनी आएगी ये, मैक्सिमम आएगी। तो इस स्थिति में जो व्यतिकरण होगा कौन सा हो जाएगा, ये समकोषी व्यतिकरण। कौन सा, समकोषी। जब तरंग किस टाइप से चले, यानी कि पहली तरंग तो इस टाइप से चल रही है, ठीक है, और दूसरी तरंग इसी पर ही अध्यारोपित होते हुए चल रही है, बिल्कुल ठीक है, इस तरह से चल रही है, तो वो कौन सा व्यतिकरण हो जाएगा, समकोषी व्यतिकरण। इसको बनाने के बाद इस तरह से इसको बना देना, डॉटेड को भी उसी के ऊपर, बिल्कुल उसी के ऊपर डॉटेड कर देना। लिख दो पूरा, ऐसे ही लिख दो। पूरा लिखने के बाद ग्राफ को बना देना, उसको चित्र को।
तो संपूर्ण व्यतिकरण में दोनों के बीच का जो पथांतर है वो याद होना चाहिए आपको, ये आगे यूज होता रहेगा बार बार कि लैम्ब्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए, मतलब एक रेख। अब इसमें जो मैंने तरंग बताई है उसमें जीरो है, दोनों के बीच में पथांतर, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रही है दोनों, तो दोनों के बीच में पथांतर जीरो है। यदि दूसरी तरंग यहाँ से स्टार्ट होती, ये डॉटेड यहाँ से नहीं होकर यहाँ से होता, तो दोनों के बीच में λ/2 होता, और λ/2 होने की वजह से वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पाती, क्योंकि स्टार्टिंग हम ऊपर की साइड से करते हैं उस तरंग की। जैसे λ/2 अगर हम मान दें इसमें, जैसे कि पहली तरंग तो ये है, दूसरी तरंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो वो इस तरह से होती, ऊपर की साइड से स्टार्ट होती है, तो ऊपर की साइड होने की वजह से दोनों अपोजिट हो जाती, तो उस स्थिति में हमें व्यतिकरण जो मिलता, कौन सा मिलता? विनाशी। ठीक है, एक दूसरे से एम्पलीट्यूड का क्या हो जाता? विनाश हो जाता, इसलिए इसको बोलते हैं विनाशी। और संपोषी मतलब पोषण करना, एक दूसरे का हम क्या कर रहे हैं, वो पोषण कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट डाल देना, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। तो देखो इधर विनाशी व्यतिकरण के लिए कितना हो जाएगा? विनाशी व्यतिकरण के लिए देखो कि जो पथांतर है या तो λ/2 हो, λ/2, 3λ/2, 5λ/2, 7λ/2, λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए विनाशी व्यतिकरण के लिए, या तो λ/2 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि λ/2 का विषम गुणज। इसको हम या तो इस तरह से लिख सकते हैं, डॉट 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 2n+1 2n+1 λ/2 लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते? 2n+1 λ/2, क्यों? क्योंकि n का मान 0 होगा तो λ/2 आ जाएगा, n का मान 1 होगा तो 3λ/2 आ जाएगा। इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके डेल्टा इक्वल टू 2n-1 λ/2, इस तरह से भी लिख सकते हैं किसी भी विषम संख्या को। 2n तो क्या होती है? सम संख्या, वहां पर आ रहा था 2n की गुणज, यहाँ पर क्या है? 2n-1 या 2n+1, विषम संख्या को इसी तरह से लिखते हैं, तो λ/2 का विषम गुणज या तो 2n+1 के रूप में लिखेंगे तो n कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। अब यहाँ पर बता सकते हो जहां पर n कहां से स्टार्ट होगा, यदि हम इसको 2n-1 के फॉर्म में लिखें तो 2n+1 के फॉर्म में लिखते हैं तो n 0 से स्टार्ट होगा, माइनस के फॉर्म में लिखेंगे तो n कहां से स्टार्ट होगा? n स्टार्ट होगा 1 से, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। तो कितना हो जाएगा? या तो 2n+1 λ/2 लिखो, तो ये लिखने पर n 0 से स्टार्ट होगा, जहां पर पहले भी n 0 से स्टार्ट हो रहा था, और ये लिखते हैं तो n 1 से स्टार्ट होगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तब समीकरण 7 से कितनी थी? i = i1 + i2 प्लस में 2 √i1 √i2 cos k की वैल्यू 2π/λ, और मैं इसी वैल्यू को लेकर चल रहा हूं ताकि आपको n में कंफ्यूजन ना हो, n हमेशा 0 से स्टार्ट रहेगा, इसलिए इसी को लेकर चलूंगा मैं आगे भी, 2n+1 λ/2। तो दोनों याद होने चाहिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए n λ और विनाशी के लिए कितना आना चाहिए? 2n+1 λ/2, कितना? 2n+1 λ/2। तो cos 2π/λ इंटू डेल्टा, ये वैल्यू डाल दी, तो लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो i = कितना जाएगा? i1 + i2 √i1 √i2 cos में कितना जाएगा? ये 2n+1 पाई, ठीक है, 2n+1 पाई, चूंकि जो cos 2n+1 पाई है, इसकी जो वैल्यू होती है, cos 2n+1 पाई की जो वैल्यू होती है, पाई का कौन सा गुणज है? n = 0 पर पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस तरह से आएगा, जहां n कहां से वैरी कर रहा है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यदि आपने यहाँ पर ये लिख दिया कि n है 1 2 3 से वैरी कर रहा है, 0 नहीं है, तो गलत हो जाएगा, 0 भी वैरी होगा उसमें, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी होगी? पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1, 3 पाई 5 पाई सभी की वैल्यू कितनी हो जाती है? -1, ठीक है, कितनी हो जाएगी? -1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये i = i1 + k i2 प्लस माइनस में हो जाएगा ये 2i1
I2, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा और इसकी वैल्यू माइनस हो गई। तो इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। और पहले की तरह ही मानते हैं, माना जो दोनों तरंगे हैं उनकी जो तीव्रता है वो बराबर है कितने के, I0 के बराबर है। तो उस स्थिति में जो तीव्रता है वो कितनी आ जाएगी, I0 का रूट और माइनस I0 का रूट यानी कि 0। तो उस स्थिति में जो तीव्रता है हमारे पास कितनी मिलेगी, मिनिमम। और मिनिमम तीव्रता है यानी कि विनाशी व्यतिकरण होगा। विनाशी व्यतिकरण या हम लिख सकते हैं यहाँ पर अदीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और वहां पर लिख देना दीप्त फ्रिंज, दीप्त मतलब प्रकाशित, क्योंकि संपोषी की वजह से वहां पर प्रकाश मिलेगा, जबकि यहाँ एक दूसरे की वजह से विनाश हो गया तो प्रकाश पहुंच नहीं पाएगा, प्रकाश का एम्पलीट्यूड खत्म हो चुका है। तो वहां पर हमें अदीप्त या फिर काली फ्रिंज हमें प्राप्त होगी, ठीक है। और यहाँ पर चित्र बना सकते हो इस तरह से, कब प्राप्त हुई, पहली तरंग तो इस तरह से चल रही है, ठीक है, और दूसरी जो तरंग है वो इस तरह से अगर चलती है तो यहाँ पर कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है, विनाशी व्यतिकरण लिख देना इस पर, विनाशी व्यतिकरण, क्योंकि एक दूसरे की वजह से एम्पलीट्यूड कैंसिल आउट हो रहा है, लिख दो यहां पर। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया ये। इसके बाद हेडिंग डालना। अब हमने दोनों के लिए पथांतर देखा था, बस आपको पथांतर ही याद रखना है, कलांतर भी हम पढ़ रहे हैं आगे, उसको याद नहीं करना है फॉर्मूले को, बस याद करने हैं तो ये करने हैं कि n लैम्बडा संपोषी के लिए और 2n + 1 लैम्बडा बाई 2 याद हो जाने चाहिए ये, ठीक है। और भूल भी जाओ तो आप निकाल सकते हो सोच कर, ठीक है, दिमाग लगाकर आप निकाल सकते हो उसको कि दोनों एक दूसरे पर आरोपित कब होंगी और कब अध्यारोपित नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, जैसे कि मैं अभी बता ही रहा था आपको कि कोई तरह इस तरह से चल रही है, तो ये कहां से स्टार्टिंग है, ये यहां से स्टार्टिंग है क्या, नहीं, यहां से स्टार्टिंग नहीं मानी जाएगी, इसकी स्टार्टिंग यहां से मानी जाएगी। किसी भी बिंदु से ऊपर की ओर गमन करनी चाहिए, उस पॉइंट से उसका स्टार्टिंग माना जाता है यहां से, तो वो कितनी पीछे से है, -λ/2, क्योंकि 0 से इधर है तो -λ/2 से वो स्टार्टिंग हो रही है ये तरंग, ठीक है। इस तरह से रखते हैं। इसके बाद हेडिंग डाल देना कलांतर, फेज डिफरेंस, वो तो पाथ डिफरेंस था, और कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो देखो फेज डिफरेंस आप निकाल सकते हो, क्योंकि कलांतर इक्वल टू कितना होता है, क्योंकि कलांतर डेल इक्वल टू होता है 2π/λ इंटू डेल्टा, 2π/λ इंटू डेल्टा ये होता है, ठीक है। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए फर्स्ट पॉइंट डालते हैं हम, संपोषी व्यतिकरण के लिए
संपूसी व्यतिकरण के लिए पथांतर जो होता है वो कितना होता है 0, ये इस तरह से लिख दो पहले, n लैम्डा ही लिख दो सीधा, n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, डेल्टा इक्वल टू n लैम्डा। अतः डेल इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू n लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा गया यानी कि 2 पाई n, ठीक है। हेयर n कहां से बिलोंग करेगा 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो कालांतर हो जाएगा, सॉरी 2 पाई n, लैम्डा में n। और विनाशी व्यतिकरण के लिए अगर हम बात करें तो विनाशी व्यतिकरण के लिए विनाशी व्यतिकरण के लिए तो विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, जहां n कहां से वेरी करेगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। तब कालांतर उनके तरंगों के मध्य जो फेज डिफरेंस आएगा, कालांतर डेल इक्वल टू कितना जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पथांतर, पथांतर कितना है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, लैम्डा से लैम्डा गया 2 से 2 गया तो 2n प्लस 1 पाई, ये कितना आ जाएगा कालांतर किसके लिए विनाशी के लिए, ठीक है, जहां ये बिलोंग करेगा n 0 1 2 3 एंड सो ऑन। लिख दो इसको पूरा। तो संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता मैक्सिमम मिलेगी और विनाशी में 0 मिलेगी तीव्रता, ठीक है। तो यदि n का मान 0 है, n का मान 0 है, या हम ये कहें कि कालांतर 0 है, तो कालांतर 0 किस में आएगा, n इक्वल टू 0 रखने पर डेल इक्वल टू 0 आ रहा है, तो कालांतर 0 होने पर कौन सा व्यतिकरण मिलेगा संपोषी, तो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई इन पर तो मिलेगा हमें संपोषी व्यतिकरण। और जबकि कौन कौन से डेल पर, इसमें n का मान 0 रखेंगे तो पाई 3 पाई 5 पाई 6 पाई इन पर हमें विनाशी व्यतिकरण देखने को मिलेगा। तो हम ग्राफ बना सकते हैं संपोषी और विनाशी में कालांतर के आधार पर। तो तीव्रता देखो, क्या ग्राफ हम इस तरह से नहीं बना सकते क्या, देखो इधर तो हमने ले लिया डेल और इधर ले ली हमने तीव्रता आई, इन दोनों में हम ग्राफ बना रहे हैं। तो ग्राफ इस तरह से आएगा, समान तीव्रता आएगी, ऊंचाई भी और नीचाई भी, ठीक है। इस तरह से समान ऊंचाई रहनी चाहिए इनकी, इस तरह से समान ऊंचाई में रहनी चाहिए। तो यहां पर 0 पर कौन सी है तीव्रता, डेल का मान अगर 0 है तो संपोषी है, और कौन कौन से पर संपोषी है उनको लिख दो पहले। पाई यहां पर है संपोषी, यहां पर तीव्रता मैक्सिमम मिल रही है, यहां पर आएगा 2 पाई, यहां पर आएगा 4 पाई, ठीक है। इधर भी इसी तरह से आएगा, पाई माइनस में हो जाएंगे ये, और ये माइनस में 2 पाई, ठीक है, माइनस में चलेंगे इधर की साइड में, और सॉरी 2 पाई और 4 पाई। और विनाशी कौन कौन से पे हो रहा है, विनाशी व्यतिकरण के लिए डेल इक्वल टू पाई, विनाशी मतलब 0 तीव्रता है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को टच कर रहा है, मतलब तीव्रता यहाँ पर 0 है, तो कौन कौन से होगी, पाई, यहाँ पर 3 पाई 4 पाई और यहाँ पर 5 पाई, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा पाई, यहाँ पर 3 पाई, ये 4 पाई। तो ये माइनस में चल रहा है तो ऑलरेडी माइनस ही है, नेगेटिव साइड में चल रहा है तो माइनस लगा भी सकते हो और नहीं भी। तो इस चित्र को बना लेना, सही से बनाना, इंटेंसिटी सेम दिखनी चाहिए सभी में। इस तरह से समान ऊंचाई पे बनाने हैं। तो जहां पीक है वहां संपोषी है, और जहां बॉटम है वहां पर विनाशी व्यतिकरण है, ठीक है। तो क्या व्यतिकरण में ऊर्जा का ह्रास हो रहा है क्या,
कि कोई भी दो तरंग आपस में अध्यारोपित हो रही हैं तो वो ऊर्जा को लॉस कर रही है क्या? नहीं कर रही। जो ऊर्जा है पहले तो क्या थी, बटी हुई थी समान रूप से, लेकिन जब व्यतिकरण प्राप्त हुआ तो उसमें जो तीव्रता है निम्न बिंदुओं से उच्च तीव्रता वाले बिंदुओं पर क्या हो गई? खिसक गई। यहां तक कंप्लीट कर दो इनको। कालांतर दोनों के लिए निकाला था 2π/λ सूत्र से, संपोषी के लिए और विनाशी के लिए। देखना इसमें व्यतिकरण में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, व्यतिकरण में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। चित्र को बनाने के बाद लिखना है। व्यतिकरण में तीव्रता का अधिकतम मान 4I0 प्राप्त होता है एवं न्यूनतम मान 0 प्राप्त होता है। व्यतिकरण में तीव्रता का अधिकतम मान 4I0 प्राप्त होता है एवं न्यूनतम मान 0 प्राप्त होता है। अर्थात ऊर्जा निम्न तीव्रता के बिंदुओं से अधिकतम तीव्रता के बिंदुओं पर स्थानांतरित हो जाती है। अर्थात ऊर्जा निम्न तीव्रता के बिंदुओं से अधिकतम तीव्रता के बिंदुओं पर स्थानांतरित हो जाती है। इसलिए व्यतिकरण से तात्पर्य तीव्रता के वितरण से है। इसलिए व्यतिकरण से तात्पर्य ऊर्जा के वितरण, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना इसको, तीव्रता के वितरण से है। इसलिए व्यतिकरण के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसलिए व्यतिकरण के अंतर्गत ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है, ऊर्जा ह्रास नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालो स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने की विधियां, की शर्तें लिख दो या विधियां लिख दो। इस तरह से लिख दो, स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने के आवश्यक प्रतिबंध। स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने के, मतलब स्थायी से मतलब एकदम क्लियर दिखना चाहिए कि एकदम प्रकाश की तीव्रता मैक्सिमम मिल रही है और कहीं पर प्रकाश की तीव्रता मिनिमम मिल रही है। तो स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। देखो, स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए हमने पहले क्या माना था कि दोनों के जो आयाम है, तरंगों के आयाम है वो समान होने चाहिए, आयाम समान होने चाहिए। उनकी जो तरंग दैर्ध्य आवृत्ति है वो समान होनी चाहिए, आवृत्ति या फिर तरंग दैर्ध्य समान होनी चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा कि विबग्योर जो दृश्य क्षेत्र में 7 रंग होते हैं उनकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग होनी चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश है वो एक वर्णी ही होना चाहिए, या तो पीला हो या लाल ही हो, मिक्सचर नहीं होना चाहिए। श्वेत प्रकाश नहीं लेना है क्योंकि श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना है, तो उसमें 7 तरंग दैर्ध्य हैं, अलग अलग वेवलेंथ हैं, इसलिए वहां पर जो प्रकाश है वो एक वर्णी प्रकाश होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। आयाम समान होने के लिए, आयाम कब समान हो सकता है, आयाम समान हो और कला भी लगभग समान हो, ये बोल सकते हैं। तो आयाम समान होने के लिए स्रोत है वो कला संबद्ध होना चाहिए। यहाँ पर लिख देते हैं इसी को, कला संबद्ध होना चाहिए। 2 स्रोत होते हैं, कला संबद्ध और कला असंबद्ध। आगे पढ़ेंगे। कला संबद्ध से मतलब क्या है, देखो एक तरंग तो इस तरह से चल रही है, हमारे पास ये तरंग चल रही है, दूसरी जो तरंग चल रही है वो इस तरह से चल रही है।
इस तरह से, मतलब इन दोनों के बीच में कला, यहाँ पर तो 0 थी, यहाँ पर कुछ थी, यहाँ पर चेंज हो गई, फिर यहाँ पर और ज्यादा चेंज हो गई, यहाँ पर कम हो गई। इस तरह से लगातार दोनों के बीच में जो कलांतर है वो समय के सापेक्ष कैसा हो रहा है, कलांतर है दोनों तरंगों के बीच में, वो समय के साथ क्या हो रहा है, समय के साथ यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है, यानी समान बना हुआ नहीं है, समान बना हुआ नहीं है। यदि दो तरंगें ऐसी ले ली तो उनसे आप व्यतिकरण है वो स्थायी व्यतिकरण प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो इन स्रोतों को हम बोलते हैं कला असंबद्ध स्रोत। कौन सा, कला असंबद्ध स्रोत। जबकि दो तरंगें हैं वो ऐसी हैं, देखो कि तरंग इस तरह से चल रही है, ठीक है, तरंग इस तरह से चली और दोनों के बीच में जो कलांतर है वो समय के सापेक्ष चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स बना हुआ है। यानी कि अगर वो तरंग, दूसरी तरंग यहां से चल रही है इस तरह से, तो दोनों के बीच में जो कलांतर है वो हमेशा समय के सापेक्ष कैसा बना हुआ है, फिक्स बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से फिक्स बना हुआ है। ये वाला जो कलांतर है यहाँ पर वो हमेशा समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं है, हमेशा फिक्स बना हुआ है। तो ये स्रोत कहलाएगा कला संबद्ध स्रोत, ठीक है, कला संबद्ध स्रोत। तो लिखें इसमें स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध में लिखें, फर्स्ट पॉइंट, स्पष्ट व्यतिकरण के लिए, स्पष्ट व्यतिकरण के लिए प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य समान होनी चाहिए। स्पष्ट व्यतिकरण के लिए प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य समान होनी चाहिए, अर्थात प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होना चाहिए, अर्थात प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होना चाहिए। सेकंड पॉइंट लिखना, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, अर्थात दोनों स्रोतों से उत्पन्न कलांतर, दोनों स्रोत से उत्पन्न कलांतर समय पर निर्भर नहीं करना चाहिए, दोनों स्रोत से उत्पन्न कलांतर समय पर निर्भर नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट लिखना, तरंगों के आयाम समान होने चाहिए, तरंगों के आयाम समान होने चाहिए, तरंगों के आयाम समान होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट लिखना, दोनों तरंगों के मध्य पथांतर ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, दोनों तरंगों के मध्य पथांतर, दोनों तरंगों के मध्य पथांतर ज्यादा अधिक या बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दोनों तरंगों के मध्य पथांतर ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं दोनों के बीच में कि दोनों के आयाम समान हो, आवृत्ति तरंगदैर्घ्य समान होने के लिए एक वर्णीय होना चाहिए और कला संबद्ध होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच में जो कलांतर है वो समय पर निर्भर नहीं करना चाहिए, समय के साथ वो कांस्टेंट बना रहे, समय के साथ अगर परिवर्तित हो रहा है तो वो स्रोत कहलाते हैं कला असंबद्ध स्रोत। तो इनके बारे में भी लिख लेते हैं, हेडिंग डाल देना, कला असंबद्ध स्रोत, इनकोहेरेंट सोर्स, कला असंबद्ध स्रोत, हेडिंग डाल दो, इनकोहेरेंट सोर्स, हेडिंग डाल देना इनकोहेरेंट सोर्स। इनकोहेरेंट सोर्स, और इस वाले चित्र को बना दो जहां पर जो कलांतर है वो लगातार समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। चित्र को बना दो, इसको मत लिखना, इस वाले को बनाओ केवल।
इस तरह से डिफरेंस होना चाहिए उसमें। यहाँ पर 0 फिर थोड़ा बढ़ा देना, यहाँ पर घटा देना, कुछ भी कर लेना, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए। देखना इसमें कला है संबद्ध स्रोत में, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगें, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगें किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उनके मध्य कलांतर ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगें किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उनके मध्य कलांतर यदि समय पर निर्भर करता है, अर्थात नियत नहीं रहता है, समय पर निर्भर करता है अर्थात नियत नहीं रहता है, कला असंबद्ध स्रोत कहलाते हैं, कला असंबद्ध स्रोत कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट लिखना कला संबद्ध स्रोत, सेकंड पॉइंट लिखना कला संबद्ध स्रोत, कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स। और इस चित्र को बना लेना, कलांतर सेम बना रहना चाहिए, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है सेम बनाकर रखना, ठीक है। या थोड़ी ज्यादा दिख रही है। देखना इसमें कला संबद्ध स्रोत में ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगें किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगें किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उनके मध्य कलांतर यदि समय पर निर्भर ना करे, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगें यदि किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उनके मध्य कलांतर समय पर निर्भर ना करे अर्थात नियत रहे, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। यहां तक ये कंप्लीट हो गया, कला असंबद्ध स्रोत और कला संबद्ध स्रोत। तो कोई दो अलग अलग सोर्स हैं, जैसे प्रकाश के दो आपके पास, एक पीले प्रकाश का और दूसरा भी पीले प्रकाश के दो बल्ब जले हुए हैं, ठीक है, लाइटिंग कर रहे हैं, और उनसे यदि आप व्यतिकरण प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो तो वहां पर वो कला संबद्ध स्रोत नहीं कहलाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके वोल्टता में अंतर होने की वजह से लगातार उनके बीच का जो कलांतर है वो चेंजेबल होता है, परिवर्तित होता रहता है, वो फिक्स नहीं रहता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक प्रकाश स्रोत है S, उसी को हम दो भागों में बांट देते हैं, S1 और S2 में। तो दो भागों में बांटने की विधियां हैं दो, एक तो आयाम विभाजन के द्वारा और एक तरंगाग्र विभाजन के द्वारा, तरंगाग्र विभाजन के द्वारा, एक आयाम विभाजन और एक तरंगाग्र विभाजन, उनके द्वारा एक ही प्रकाश स्रोत से हम दो प्रकाश की किरण प्राप्त करेंगे और दोनों को एक दूसरे पर अध्यारोपित कराएंगे, और अध्यारोपण के फलस्वरूप हम व्यतिकरण प्राप्त करेंगे, संपोषी और विनाशी, ठीक है। और उस आधार पर हम उस चीज को देखेंगे, ठीक है। दो प्रकाश स्रोत अलग अलग नहीं लेंगे, क्योंकि वो कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकते, एकदम आदर्श रूप से कला संबद्ध नहीं हो सकते, उनके बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, चेंजेबल होता रहेगा कलांतर का समय के सापेक्ष। इसलिए एक ही प्रकाश स्रोत से हम उन्हें प्राप्त करेंगे। तो प्राप्त करने की विधियां हैं आयाम विभाजन और तरंगाग्र विभाजन, उन्हें देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।